नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 5 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग ना किए हों उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो लोग ऑलरेडी किए होंगे नोटिफिकेशन हमेशा मिल जाता है, ठीक है। तो यूट्यूब का चैनल है, व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक है, फेसबुक का लिंक है। किसी भी माध्यम से आप हमारे टीम से जुड़ सकते हैं, युक्ति आईएएस परिवार से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये खूबसूरत सा नंबर दिया हुआ है, किसी को कोई संपर्क करना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। ये सारा नंबर काम करता है, वैसे ही नहीं दिया गया है, काम करता है, ठीक है। तो चलिए, कल करंट अफेयर पे मुद्दे पे बात किया था और आज मैं अगले टॉपिक पे बात करता हूँ। 5 जुलाई है, डेली करंट एनालिसिस जो चल रहा है आपका। 1 जुलाई से लगातार मैं क्लास ले रहा हूँ। जो लोग क्लास नहीं किए हो प्रीवियस क्लास, वो लोग जाके प्रीवियस क्लास जो है वो देख सकते हैं। ये जितना भी क्लास इससे मैं ले रहा हूँ, आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है सभी परीक्षाओं में काम देगा। तो चलिए, समय व्यर्थ न करते हुए तुरंत मुद्दे की बात किया जाता है। तो आज का जो पहला टॉपिक है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। आखिर ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। द हिंदू से ही लिया गया है, स्रोत इसका द हिंदू है। मिजोरम राज्य के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने कहा है कि वहां के 11 में से 10 जिलों में अफ्रीकी स्वाइन बुखार ने कहर बरपाया है। कहां पर हुआ है बेटा ये काम? ये हुआ है मिजोरम में। मिजोरम, इसकी राजधानी क्या है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो मिजोरम राज्य के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने कहा है कि वहां के 11 में से 10 जिलों में से अफ्रीकन स्वाइन बुखार जो है ने कहर बरपाया है। वैसे भी कोविड का दौर चल रहा है, तो ये भी देखिए एक नई समस्या वहां पर पैदा हो गई है। अब हम बात करते हैं प्रमुख तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है। अफ्रीकन स्वाइन बुखार ने वर्ष 2020 में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर को अपना निशाना बनाया था। कब बनाया था? 2020 में से। असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में और मेघालय में, ठीक है। मिजोरम अन्य राज्यों और पड़ोसी देशों से सुअर और सुअर के मांस के आयात पर प्रतिबंध के कारण सुरक्षित रहा था और साथ ही कोरोना वायरस रोग के कारण यहां कड़े प्रवेश नियम लागू किए गए थे, ठीक है। तो देख लीजिए, अक्टूबर 2020 की ही बात है कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर को निशाना बनाया था। बट मिजोरम अन्य राज्यों और पड़ोसी देशों से जो सुअर और सुअर के मांस के आयात पर जो प्रतिबंध के कारण सुरक्षित रहा था और साथ ही जो कोविड के रोगों के कारण यहाँ पर कड़े प्रवेश नियम लागू किए गए थे। इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मिजोरम पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। सभी लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते इस बात को जान लें, ठीक है। और भी आगे हम बात करते हैं। इसके साथ ही साथ विशेष रोग जांच दल ने पाया है कि सीमा के पास स्थित टिपरा घाट और खोजी सूरी जैसे गांव के लिए बांग्लादेश से सुअरों को अवैध रूप से आयात किया जाता है। तो सीमा के पास स्थित जो गांव है जिसका नाम है टिपरा घाट और खोजय सूरी जैसे गांव के जरिए बांग्लादेश से सुअरों को अवैध रूप से आयात किया जाता है और अवैध सुअर व्यापारी लंगुसेन बाजार को ले जाने में से पहले जानवरों को रखने के लिए स्टॉक पॉइंट के रूप में उपयोग करते हैं और आयती सुअरों को अक्सर स्थानीय सुअर आबादी के साथ निकटता में रखा जाता था। इसके साथ ही साथ विशेष रोग जो जांच दल का मानना है कि उत्तरी मिजोरम, विशेष रूप से आइजोल जिलों में इसका प्रयोग मेघालय से सुअर के मांस के आयात के कारण हुआ था, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा, पूरा डेटा मैं दे दिया हूँ आप लोगों को, किसके पूर्व में कौन है, इसके बगल में कौन सा जगह है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। कि विशेष रोग जांच दल का मानना है कि उत्तरी मिजोरम जो विशेष रूप से आइजोल जिलों में इसका प्रकोप जो है मेघालय से सुअर के मांस के आयात के कारण हुआ था। तो अब हम बात करते हैं अगला इसी में कि अफ्रीकन स्वाइन बुखार क्या है, क्या कारण है, इसका क्या मतलब है। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के अनुसार अफ्रीकन स्वाइन फ्लू एक गंभीर वायरल बीमारी है जो घरेलू और जंगली सूअरों दोनों को प्रभावित करती है। यानी कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि अफ्रीकन जो स्वाइन फ्लू जो है एक गंभीर क्या है, वायरल बीमारी है जो घरेलू और जंगली सूअरों दोनों को प्रभावित करती है। यह जीवित या मृत सूअर या फिर सूअर के मांस से फैल सकती है। हालांकि यह बीमारी जो है जानवरों से इंसानों में नहीं फैलती है। यानी कि यह जीवित और मृत दोनों, चाहे जीवित हो चाहे मृत सूअर या फिर सूअरों के मांस से फैल सकती है। हालांकि यह बीमारी जो है जानवरों से इंसानों में नहीं फैलती है। इसके साथ ही साथ यह अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है और इसके संक्रमण से सूअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित होते हैं। यानी कि ये क्या है बेटा, अत्यधिक संक्रामक और एक अत्यधिक घातक पशु रोग है और इसके संक्रमण से सूअर क्या होता है, एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित हो जाता है।
अब हम संचार या प्रसार का रूप के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिसीज जो है उसके बारे में बात करते हैं। यह सीमा पार पशु रोग, जीवित या मृत सुअर, घरेलू या जंगली सुअर का मांस उत्पादों आदि द्वारा फैल सकता है। ठीक है, तो ये संचार है या संचरण या प्रसार का रूप है। इसके साथ ही साथ और भी देखते हैं। इसके अलावा यह वायरस दूषित फीड और फोमाटाइड्स गैर जीवित वस्तुओं के माध्यम से भी फैल सकता है और इस रोग में मृत्यु दर 100% के करीब होती है और इस बुखार का कोई भी इलाज नहीं है और इसी वजह से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित जानवर जितने भी होते हैं उन जानवरों को मार दिया जाता है। ऐसे भी कोविड का दौर चल रहा है, सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे। तो जो मृत्यु दर है वो 100% के करीब है, कोई नो चांस। ठीक है, और इसका कोई भी इलाज नहीं है और इसकी वजह से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित जानवरों को मार दिया जाता है। इसके साथ ही साथ 2007 के बाद से अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में घरेलू और जंगली दोनों सूअरों में से इसकी सूचना मिली है, इस बीमारी की सूचना मिली है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ नोट करके मैंने बता दिया है कि वर्तमान में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है कोई स्वीकृत टीका नहीं है, के लिए कोई भी स्वीकृत टीका नहीं है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, कहाँ आया है, किस किस राज्यों में कौन कौन सी समस्या उठी है, प्रमुख तथ्य क्या है, अफ्रीकन स्वाइन बुखार क्या है। ठीक है, इस मुद्दों को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, फ्रेम स्मार्ट सिटी पहल। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये फ्रेम स्मार्ट सिटी पहल क्या है। ये पीआईबी से लिया गया है। इसका स्रोत जो है भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, किस मंत्रालय ने, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कमेंट करके बताइए कि कौन इसके मंत्री हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने फ्रेम स्मार्ट सिटी के लिए योजना को सामने रखा है। प्रमुख तथ्य क्या है इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की लॉजिस्टिक डिवीजन ने फ्रेट स्मार्ट सिटी के लिए योजना को सामने रखा है और शुरू में सरकार 10 शहरों को फ्रेट स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। अगले चरण में 75 शहरों तक विस्तारित करने की योजना है, जिसके बाद इसका विस्तार पूरे देश में किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों की राजधानी और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर शामिल होंगे इसमें। इसके साथ ही साथ बढ़ते शहरीकरण के साथ ई कॉमर्स और इसमें सामान के उत्पादन केंद्रों से ग्राहक तक आवाजाही सहित तेज आर्थिक विकास की जरूरत है। भारतीय शहरों में बढ़ती भीड़भाड़, शोर और ध्वनि प्रदूषण का एक संकट है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित कर रहा है। इसलिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत लॉजिस्टिक डिवीजन ने शहरों में माल ढुलाई गतिविधियों को सुधारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने का फैसला लिया है और अनुमान है कि शहरी माल ढुलाई की मांग अगले 10 वर्षों में 140% तक बढ़ने की उम्मीद है और वर्तमान में भारतीय शहरों में ग्राहकों तक सामान पहुंचाने के अंतिम चरण में माल ढुलाई गतिविधियों की लागत भारत की बढ़ती ई कॉमर्स आपूर्ति श्रृंखला की कुल लागत का 50% है और इसलिए शहरों के लॉजिस्टिक में सुधार माल ढुलाई गतिविधियों को और भी बेहतर बनाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रमुख तथ्य क्या है। अब हम बात करते हैं फ्रेट स्मार्ट सिटी पहल का बारे में। फ्रेट स्मार्ट सिटी पहल के तहत शहर स्तर पर लॉजिस्टिक समितियों का गठन किया जाएगा और इन समितियों समिति सरकारी और स्थानीय स्तर की एजेंसियां, राज्य और प्रतिक्रिया देने वाली केंद्रीय मंत्रालय एजेंसियां शामिल इसमें होंगी। ठीक है, और भी देखते हैं आगे। इनमें लॉजिस्टिक सेवाओं से जुड़े निजी और साथ ही लॉजिस्टिक सेवाओं के उपयोगकर्ता भी इसमें शामिल होंगे और ये समितियां स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन सुधारने के उपायों को लागू करने के लिए मिलजुल कर शहर की लॉजिस्टिक योजनाओं को तैयार करेंगे। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही साथ और देखिए क्या क्या चीजें हैं इसमें। फ्रेट स्मार्ट सिटी पहल के तहत निम्न सुविधाएं विकसित की गई है, जैसे फ्रेट सेंटर, रात के समय डिलीवरी, ट्रक का रूट, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आधुनिक तकनीक का उपयोग, शहरी माल ढुलाई में विद्युतीकरण को बढ़ावा देना, पार्सल डिलीवरी टर्मिनल। इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ये फ्रेट स्मार्ट सिटी पहल के तहत जो निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएंगी उन सुविधाओं को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है। 6 वर्ष का कार्यक्रम, देखते हैं क्या है। भारत के प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एक आभासी कार्यक्रम को संबोधित किया है और भारत का टेकेट मतलब भारत के सिद्ध तकनीक कौशल के साथ संयुक्त डेटा और जनसांख्यिकीय लाभांश देश के लिए बड़े अवसर प्रस्तुत करता है और आने वाले दशक भारत का टेकेट यानी तकनीक का दशक होगा। सभी जानते हैं आने वाले समय तकनीक का ही दशक होगा।
ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में एक आभासी कार्यक्रम को लॉन्च किया है। और भारत का टिकट जो है, भारत के जो सिद्ध तकनीक कौशल के साथ स्वयं डेटा और जनसंख्या लाभांश देश के लिए बड़े अवसर प्रस्तुत करता है। और आने वाले दशक जो है, भारत के टिकट पानी तकनीक का एक दशक होगा। अगला हम इसी में बात करते हैं, विभिन्न योजनाओं का प्रकाश डाला गया है, जैसे दीक्षा जो है, इसका संक्षिप्त रूप नाजे श्रेणी के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना के रूप में कार्य करता है और देश भर के सभी शिक्षक उन्नत तकनीक से लैस होंगे। किस में? दीक्षा में। अगला है ई नैम। ई नैम बेसिकली 14 अप्रैल 2016 इंपॉर्टेंट है। ये राज्यों में कृषि उपज बाजार समितियों को जोड़ने वाले अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया है। इसको भी देख लीजिएगा। ई संजीवनी, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक टेलीमेडिसिन सेवा मंच है। अगला है डीजी बुनाई, यह बुनकरों को डिजिटल कलाकृति बनाने और करघे में लोड की जाने वाली साड़ी के डिजाइन विकसित करने में सहायता करता है। और डीजी बुनाई जैकार्ड और डीबी वीविंग के लिए अपनी तरह का पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर या पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है। यह सड़क पर सामान विक्रेताओं के माध्यम से डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है। कोविड-19 के दौरान सभी लोग जानते हैं कि डिजिटल समाधान संपर्क अनुदेशन और ऐप जो है आरोग्य सेतु यूज किया गया है। और भी देखिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 2015 में लॉन्च किया गया था, सभी लोग जानते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ई गवर्नेंस पहलों की यात्रा ने नागरिक केंद्रित सेवाओं पर जोर देने के साथ व्यापक क्षेत्रीय अनुप्रयोगों के लिए 90 के दशक के माध्यम से व्यापक आयाम लिया। बाद में कई राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न ई गवर्नेंस परियोजनाएं शुरू की। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नागरिक केंद्रित थे, लेकिन वे वांछित प्रभाव से कम कर सकते थे। भारत सरकार ने 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत भी की थी। कार्यक्रम को कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं जैसे भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, औद्योगिक कल्याण आदि के लिए सामर्थ्य बनाया गया था। इसके साथ ही साथ डिजिटल इंडिया जो है का उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य देखिए 9 स्तंभों के लक्ष्य को मनाएगा। पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी और सार्वभौमिक पहुंच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, इसके साथ ही साथ सभी के लिए सूचना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी, अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। ये जो है डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ है। इन स्तंभों को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो ये रहा है आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 6 वर्ष का है, या जो आपका फ्रेट स्मार्ट सिटी पहल है, या जो आपका अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी कोई भी क्वेरी हो तो ये दिए गए नंबर है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमारा यूट्यूब का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है। इन किसी भी लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल फिर मुलाकात आप लोगों से होगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। जय हिंद।